मिशन मिलने के बाद फ्लेम हासिरा रेंगोकू इन्फिनिटी ट्रेन पर सवार हुए ताकि उन रहस्यमयी मौतों की जांच कर सके जो हाल ही में ट्रेन में हो रही थी। यात्रियों की मौतें बिना किसी स्पष्ट कारण के हो रही थी और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को शक था कि इसके पीछे किसी डीमन का हाथ है। जब तांजिरो इनोस्के और जेनित्सु ट्रेन पर चढ़े तो इनोस्के बहुत उत्साहित था क्योंकि ये उसका पहली बार ट्रेन का सफर था। वो रेंगोकू से मिलने आए थे ताकि उसके मिशन में मदद कर सके, लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि रेंगोकू अकेले ही लगभग 10 खाने के डिब्बे खा रहे थे। रेंगोकू को तांजिरो का चेहरा डीमन स्लेयर मुख्यालय की पिछली मीटिंग से याद था। इनोस्के अभी भी ट्रेन के सफर से बहुत खुश था। तांजिरो ने रेंगोकू से सन ब्रीदिंग या अपने पिता के हिनोकामी कागुरा के बारे में पूछा, लेकिन दुर्भाग्यवश रेंगोकू को इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि रेंगोकू ने तांजिरो को सुझाव दिया कि अगर वह ताकतवर बनना चाहता है तो उसका स्टूडेंट बन जाए। इनोस्के बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था, इस पर रेंगोकू ने उसे चेतावनी दी कि डीमन के हमले से सावधान रहे। जब जिक्र हुआ कि ट्रेन में डीमन हो सकते हैं तो जेनेत्सु डर से कांपने लगा। इसी दौरान एक तनावग्रस्त चेहरा लिए टिकट इंस्पेक्टर आया और यात्रियों की टिकट जांचने लगा। तभी तांजिरो और रेंगोकू को डीमन की मौजूदगी का आभास हुआ। एक भयंकर सिंग वाले राक्षस उनके सामने आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, रेंगोकू ने फ्लेम ब्रीदिंग की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसे तुरंत मार डाला। इसके बाद रेंगोकू अगले डिब्बे में गया और वहां एक और डीमन मिला। तांजिरो और उसके दो दोस्त भी उसकी मदद के लिए पीछे दौड़े। इनोस्के ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन डीमन की लंबी बाहों ने उसे रोक लिया। फिर भी रेंगोकू ने अपनी फ्लेम ब्रीदिंग से उसे भी आसानी से मार दिया। तीनों दोस्त रेंगोकू की ताकत से बहुत प्रभावित हुए और मिशन खत्म होने के बाद तीनों ने खुशी खुशी उनसे उनका स्टूडेंट बनने की इच्छा जताई। बाद में रेंगोकू और तांजिरो का ग्रुप सोने के लिए अपने डिब्बे में लौट आया। टिकट इंस्पेक्टर ट्रेन के आगे के हिस्से में गया और लोअर मून वन एनमू से सपने देखने की इजाज़त मांगी। तभी एक अजीब हाथ आया और उसे गहरी नींद में डाल दिया। एनमू ने टिकट इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि वह तांजिरो को ग्रुप को नींद में भेज दे जब वह उनके टिकट पंच करे। कुछ यात्री एनमू के पीछे पीछे तक गए ताकि वे भी सुंदर सपनों का अनुभव कर सके। एनमू का इरादा था तांजिरो के ग्रुप को हमेशा के लिए सपनों में कैद कर देना। उसने 4 यात्रियों को हुक्म दिया कि वे उनके हाथों को तांजिरो और उसके साथियों के हाथों से बांध दें। उनका कार्य था तांजिरो और उसके साथियों के सपने में घुसकर उनकी चेतना को नष्ट कर देना। तांजिरो ने सपने में अपनी माँ और भाई बहनों को जिंदा पाया। जेनित्सु ने एक खूबसूरत जंगल में नेजुको के साथ समय बिताने और एक प्यारी लड़की को गोद में उठाने का सपना देखा। इनोस्के ने एक गुफा में राक्षसों से लड़ाई करते हुए खुद को नेता के रूप में देखा, लेकिन तांजीरो और जेनित्सु गंदे रक्कून बन चुके थे। रेंगोकू ने अपने पिता और छोटे भाई सेंजुरो से मिलने का सपना देखा। बचपन में दोनों भाइयों को उसके पिता ने डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन किसी वजह से उनके पिता ने यह राह छोड़ दी थी, जबकि वे एक हासिरा थे। एनमू द्वारा बनाई गई रस्सियां सपनों में घुसने की शक्ति रखती हैं। एक लड़की ने अपने हाथ रेंगोकू से बांधकर उनके सपने में प्रवेश किया। उसने रेंगोकू के सपने के किनारे एक चाकू से दरार बनाई जो आग से घिरे हुए एक क्षेत्र में था। जब वह उनकी चेतना तक पहुंची तो रेंगोकू ने नींद में भी उसकी कलाई पकड़ ली। लड़की को समझ में आया कि रेंगोकू की जीवित रहने की इच्छा बहुत मजबूत है। इधर तांजिरो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा था। उसे नींद में रखने वाला एक लड़का लाल चोगा पहने हुए था। सपने में तांजिरो की जिंदगी वैसी दिखाई गई जैसे मुजान कभी आया ही नहीं। लेकिन जब वह नदी किनारे पहुंचा तो उसने पानी के भीतर खुद को देखा, जो उसे यह बता रहा था कि यह सब सपना है। नेज़ुको जाग चुकी थी और सबको सोता देख उसने तांजिरो को जगाने के लिए उसके सर पर हल्का सा थपकी दी, जिससे उसका खुद का सिर खून से भर गया। नेज़ुको के खून से तांजिरो के सपने में आग फैल गई और उसने समझ लिया कि यह उसे जगाने का प्रयास है। तभी उसके पिता सपने में प्रकट हुए और बताया कि यदि वह इस भ्रम से बाहर निकलना चाहता है तो उसे कुछ काटना पड़ेगा। तांजीरो ने सपना छोड़ने के लिए उसमें आत्महत्या कर ली और जग गया। अब उसने नेज़ुको से कहा कि वह सबकी रस्सियां जला दे, लेकिन रस्सियां जलने के बावजूद रेंगोकू और उसके दोनों दोस्त अभी भी गहरी नींद में थे। तभी एक लड़की हरे कपड़ों में तांजीरो पर हमला करने आई, जिसे वह हरा देता है। तांजीरो ने कहा कि सच्चाई कितनी भी कठोर क्यों ना हो, इंसानों को उसका सामना करना चाहिए, ना कि झूठे सपनों में जीना चाहिए। लाल चोगा वाला लड़का उसकी बात से प्रेरित हो गया। अब तांजीरो ने नेज़ुको से कहा यह आवाज सबकी रक्षा करे और वह खुद एनमू को ढूंढने निकल पड़ा। छत पर खड़े एनमू ने उसे नीचे दिखाने
की कोशिश की और बताया कि उसने अपने खून की टिकटों की स्याही में मिला दिया था ताकि टिकट चेक करते समय उसका डीमन आर्ट काम करे, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि तांजीरो ने कैसे अपने सपने से छुटकारा पा लिया। तांजीरो ने वाटर ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हुए एनमू पर हमला कर दिया। एनमू ने फिर से उसे नींद में डालने की कोशिश की, लेकिन तांजीरो हर बार सपना आते ही आत्महत्या करके जग जाता। आखिरकार तांजीरो ने एनमू का सिर काट दिया, लेकिन एनमू नहीं मरा। उसके सिर मांस के एक विशाल ढेर में बदल गया। उसने बताया कि उसका शरीर अब पूरे ट्रेन के साथ जुड़ चुका है। तो असली सच्चाई यह थी कि जिस शरीर से तांजीरो लड़ रहा था वो एनमू का नकली शरीर था। नेजुको ने अपनी ब्लड डीमन का टेक्निक का उपयोग करके सभी को जगाने की कोशिश की। सबसे पहले इनोसुके जागा और तुरंत तांजीरो की मदद के लिए ट्रेन की छत पर पहुंचा। तभी ट्रेन के अंदर से मांस का एक विशाल जाल बाहर आया और यात्रियों को निगलने लगा। तांजीरो ने इनोस्के को बताया कि पूरी ट्रेन ही एक डीमन बन चुकी है। इनोस्के ट्रेन के अंदर वापस गया और यात्रियों की रक्षा के लिए मांस के टुकड़ों से लड़ने लगा, लेकिन ये टुकड़े लगातार रिजनरेट हो रहे थे। तांजीरो भी ट्रेन की एक बोगी में कूद गया और मांस के टुकड़ों से लड़ने लगा, लेकिन जब तक एनमू पूरी तरह पराजित नहीं हुआ, तब तक वह टुकड़े खत्म नहीं हो रहे थे। एनमू ने अपनी गर्दन को एक ऐसे स्थान पर छिपा रखा था जहां कोई उसे मार नहीं सकता था। इस बीच नेज़ुको भी ट्रेन की एक बोगी में मांस के टुकड़ों से संघर्ष कर रही थी। तभी ज़ेनित्सु अचानक ट्रेन के पीछे से दौड़ता हुआ आया और नेज़ुको को बचा लिया। ज़ेनित्सु ने थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हुए बोगी के सभी मांस के टुकड़ों को साफ कर दिया, वो भी नींद में ही। रेंगोकू भी अब जाग चुका था। उसने स्थिति का आकलन किया। उसने अपनी तलवार से एक शक्तिशाली वार किया, जिससे पूरी ट्रेन कांप उठी। फिर वह तांजीरो के पास गया और उसे एनमू की गर्दन खोजने को कहा, जबकि वह यात्रियों की रक्षा करेगा। तांजीरो और इनोस्के ट्रेन के सामने वाले हिस्से की ओर भागे। इनोस्के ने अनुमान लगाया कि एनमू की गर्दन कोयले वाले हिस्से में छुपी हो सकती है। जैसे ही वे वहां पहुंचे, इनोस्के ने ट्रेन की छत काट डाली। ट्रेन का कंडक्टर भी एनमू के कहने पर काम कर रहा था। फिर अचानक सैकड़ों हाथ निकले और इनोस्के को जकड़ लिया, लेकिन तांजीरो ने समय रहते उन हाथों को काटकर इनोस्के को बचा लिया। तांजीरो को महसूस हुआ कि एनमू की गर्दन फर्श के नीचे है। इनोस्के ने बीस्ट ब्रीथिंग का उपयोग करते हुए फर्श को तोड़ डाला और उन्हें एनमू की असली गर्दन दिखी। जैसे ही वह उसे काटने वाले थे, सैकड़ों हाथ आंखें प्रकट हुईं और तांजीरो को फिर से नींद में डाल दिया। हर बार एनमू उसे सुलाता और हर बार तांजीरो खुद को सपने में मारकर जागता। एनिमू को अंत में हरा दिया गया। तांजीरो ने सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्दन काट दी। इससे पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई, लेकिन तांजीरो और इनोस्के सुरक्षित थे। तभी अपर मून 3 अकाजा प्रकट हुआ और रेंगोकू पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक तीव्र और तेज गति की लड़ाई हुई। अकाजा चाहता था कि रेंगोकू डीमन बन जाए, लेकिन रेंगोकू ने मना कर दिया। रेंगोकू बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब सूरज उगने वाला था, उसने आकाज़ा को अपने शरीर में फंसा लिया ताकि वो भाग न सके, लेकिन आकाज़ा ने खुद को आज़ाद कर लिया और जंगल की तरफ भाग गया। गुस्से में तांजीरो ने आकाज़ा पर अपनी निकरीन तलवार फेंकी और चिल्लाया कि लड़ाई रेंगोकू ने जीती है। उसने निर्दोष लोगों की जान बचाई, अपने प्राण देकर। रेंगोकू ने तांजीरो को अपने अंतिम शब्दों में कहा कि वो अपने घर जाए और सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ दस्तावेज खोजे जो उनके पूर्वजों ने छोड़े होंगे। उसने विश्वास जताया कि तांजीरो और उसके साथी एक दिन पिलर बनेंगे। तांजीरो और उसके दोस्त रो पड़े, यहाँ तक कि इनोस्के भी, जो आमतौर पर सख्त दिल का था। रेंगोकू की मृत्यु की खबर सभी पिलरों तक कौओं के द्वारा गई। आगे की कहानी में तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के को वापस शिनोबु के घर लाया गया ताकि वो आराम कर सकें। एक दिन जब तांजीरो एक मिशन पर था, उसने देखा कि टेंजन उजुई साउंड हाशिरा शिनोबु की मेडिकल अटेंडेंट आओई को साथ ले जा रहा था। तांजीरो को लगा कि वो किसी बच्चे का अपहरण कर रहा है, लेकिन टेंजन ने बताया कि उन्हें मिशन के लिए लड़कियों की जरूरत है। तब तांजीरो ने कहा कि वो जेनित्सु और इनोस्के साथ चलेंगे। टेंजन मान गए और कहा कि मिशन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में होगा। जेनित्सु को इस जगह के बारे में सब पता था, लेकिन तांजीरो और इनोस्के कुछ नहीं जानते थे। टेंजन ने खुद को चमकदार देवता बताया और सबको आदेश दिया कि उससे उसी तरह पेश आए। जब ये तीनों एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, टेंजन ने उन्हें चेतावनी दी कि यहाँ अमीर लोग अपना तनाव मिटाने आते हैं। इनोस्के पहली बार शहर में आया था, इसलिए बहुत घबरा गया था, जबकि जेनित्सु को लड़कियां खींच ले गईं, लेकिन टेंजन ने उसे बचा लिया। टेंजन उजुई ने बताया कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की कई कोर्टिसन गरीब परिवारों से आती हैं और उन्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स की जानकारी के लिए भेजा गया था। टेंजन ने तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के से कहा कि वे उसके लिए पत्नियां ढूंढे। यह सुनकर जेनित्सु को गुस्सा आ गया।
क्योंकि कोई भी बॉस ऐसा नहीं करता, लेकिन टेंजन की 3 पत्नियां माकियो, सुमा और हिनात्सुरु पहले ही जासूसी करने वहां भेजी जा चुकी थीं। टेंजन ने तीनों को लड़की बनाकर वेश बदलवाया और उन्हें 3 अलग-अलग पवेलियनों में भेज दिया। तांजीरो टोकिटो पवेलियन गया, इनोस्के ओआयरन पवेलियन और जेनित्सु क्योगोकू पवेलियन। टेंजन की हैंडसम पर्सनालिटी देखकर टोकिटो के मालकिन ने तांजीरो को खरीद लिया। जल्द ही जेनित्सु ने नोटिस किया कि पवेलियन की एक ओइरन बहुत डरावना वाइब दे रही है। यह असल में डकी थी, अपर मून 6, जिसे मुजान की पुसूची ने वहां भेजा था। डकी ने जेनित्सु को पहचान लिया कि वह डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा है और उसे गायब कर दिया। इधर इनोस्के ने माकियो को एक कमरे में बंद देखा, जिसे डकी की बेल्ट जैसी तकनीक ने कैद कर रखा था। इनोस्के ने डेमन को ट्रैक किया, लेकिन वह बच निकली। जेनित्सु भी एक छोटी लड़की की चीख सुनकर डकी से भिड़ गया, लेकिन डकी ने उस पर हमला कर दिया। टेंजिन को जब पता चला कि जेनित्सु लापता है और डीमन बहुत शक्तिशाली है, तो उसने अनुमान लगाया कि यह एक अपर रैंक डीमन है। उन्होंने अपने साथियों से सतर्क रहने को कहा। तांजीरो ने फिर कात्सु नाम की लड़की से विदा ली और सच्चाई बताई कि वह लड़का है। वह जानती थी, क्योंकि तांजीरो की आवाज़ और चाल ढाल लड़की जैसी नहीं थी। डकी ने कात्सु को पकड़ लिया और उसे अपनी रेशमी पट्टियों में कैद कर लिया। तांजीरो ने उससे मुकाबला किया, लेकिन डकी की बेल्ट स्टील जैसी मजबूत थी। तांजीरो ने सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए डकी को मात देने लगा। टेंजन को हिनासुरु एक घर में कैद मिली। उसने उसे आज़ाद कर दिया और इलाज किया, लेकिन खुद डकी को ढूंढने चला गया। इधर तांजीरो की लड़ाई अभी भी जारी थी और डकी ने अपने साइड डीमन, जो उसकी बेल्ट में बना था, को बुला लिया। इनोस्के ने उस बेल्ट डीमन को ट्रैक कर लिया और वहां कैद कई लोगों को मुक्त किया, जिनमें जेनित्सु भी था। जेनित्सु नींद में था, लेकिन उसी हाल में उसने अपनी बिजली जैसी गति से डीमन की बेल्ट को नष्ट कर दिया। टेंजन भी वहां पहुंचा और अपनी साउंड ब्रीदिंग से बेल्ट डीमन को चुटकियों में खत्म कर दिया। माकियो और सुमा को भी आज़ादी मिल गई और वे खुश हो गई। इसके बाद बेल्ट डीमन डकी के साथ मिलकर एक हो गया, जिससे डकी और ज़्यादा शक्तिशाली बन गई। उसने पूरे शहर में तबाही मचा दी, तांजीरो को बुरी तरह घायल कर दिया। तांजीरो इतना क्रोधित हुआ कि उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। तांजीरो को याद आया कि सन ब्रीदिंग वाले योद्धाओं के माथे पर निशान होता है, लेकिन उसका तो जलने से बना था। फिर भी उसने खुद को चुना हुआ मानने की जगह एक वादा किया, जब तक सांसें चलेंगी वह उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें डीमन नुकसान पहुंचा रहे हैं। तभी लड़ाई के बीच में डकी को एक अजीब सी छवि दिखी। एक लाल बालों वाला योद्धा, जो असल में मुजान की यादों में बसा हुआ एक सन ब्रीदिंग यूजर था। टेंजन ने इनोस्के और जेनित्सु को भी वापस ऊपर बुलाया और तीनों एक साथ डकी से लड़ने की तैयारी करने लगे। इसी दौरान डकी ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए एक विशाल रेशमी जाल बनाया, ताकि तांजीरो पर हमला कर सके, लेकिन तांजीरो ने सन ब्रीदिंग के जरिए उस जाल को पल भर में नष्ट कर दिया। डकी यह देखकर चौंक गई कि तांजीरो अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। तांजीरो ने बेहद तेजी से डकी पर धावा बोला और उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन उसकी गर्दन इतनी लचीली थी कि वार का कोई असर नहीं हुआ। तभी तांजीरो ने महसूस किया कि डकी की रेशमी पट्टियां बहुत धीमी गति से हिल रही हैं। उसने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और अपनी तलवार से हमला कर उन्हें चकनाचूर कर दिया। वो डकी को खत्म करने ही वाला था कि उसकी सन ब्रीदिंग से शरीर ठक कर ढह गया। डकी ने इस मौके का फायदा उठाकर तांजीरो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक नेजुको ने उसे पीछे से एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक दिया। नेजुको अपने भाई को चोटिल देखकर गुस्से से भर गई। जब उसने दोबारा डकी पर हमला किया तो डकी ने नेजुको के शरीर को काट डाला और उसे नीचे फेंक दिया। डकी यह नहीं समझ पा रही थी कि नेजुको खुद एक डीमन है, मुजान के नियंत्रण में क्यों नहीं है। नेजुको ने अपनी चोटों को पल भर में ठीक कर लिया, जिससे डकी हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि नेजुको की रिकवरी स्पीड किसी अपर रैंक डीमन के बराबर है और नेजुको अब पूरी तरह एक डीमन में बदल चुकी थी। नेजुको ने बिना किसी झिझक के डकी को जमीन पर पटक दिया। डकी ने अपने रेशमी धागों से नेजुको के शरीरों के अंग को काटने की कोशिश की, लेकिन नेजुको ने अपने खून को जमा कर डीमन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए डकी के शरीर को जला दिया और खुद के अंगों को दोबारा जोड़ लिया। नेजुको ने डकी को बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि वो एक फटी पुरानी गुड़िया जैसी लगने लगी। एक जबरदस्त किक ने डकी को कई इमारतों के आर पार फेंक दिया, लेकिन अब नेजुको का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था और वह इंसानों को खून की भूख से पागल हो रही थी। सौभाग्य से तांजीरो ने समय रहते हस्तक्षेप किया और अपनी बहन को रोक लिया। डकी फिर से लड़ने लौटी, लेकिन बिखरे हालात में। उसने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, टेंजन उजुई अचानक आकर उसके रेशमी पट्टियां काट देता है। टेंजन ने तांजीरो को फटकार लगाई,
कि उसने नेज़ुको को इस हाल में क्यों जाने दिया। टेंजन ने देखा कि डकी एक अपर रैंक नहीं हो सकती क्योंकि उसका मुकाबला बेहद कमज़ोर था। उसने डकी का सिर काट डाला और डकी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। तांजीरो ने नेज़ुको को शांत करने की कोशिश की लेकिन नेज़ुको ने उसे दूर धक्का दे दिया। तब तांजीरो ने वह लोरी गाना शुरू किया जो उसकी माँ ने उसे सुनाया था। उसकी बेसुरी आवाज़ के बावजूद गाने ने नेज़ुको को माँ की याद दिला दी और वह फूट-फूट कर रो पड़ी और धीरे-धीरे एक छोटे बच्चे के रूप में सिमट गई और गहरी नींद में चली गई। उधर डकी और टेंजन के बीच बहस शुरू हो गई। डकी दावा कर रही थी कि वह वाकई अपर रैंक है लेकिन टेंजन उसका मजाक उड़ाता रहा, जिससे डकी रोने लगी। अचानक टेंजन ने महसूस किया कि डकी का सर कटे काफ़ी देर हो गई है लेकिन वो अभी भी नहीं मरी। तभी एक दुबला-पतला आदमी डकी के शरीर से बाहर आया। टेंजन ने उस पर हमला किया लेकिन वह शांति से डकी को सांत्वना देने लगा और उसका सर दोबारा जोड़ दिया। वह आदमी था ग्यूतारो, डकी का बड़ा भाई और असली अपर मून 6। ग्यूतारो ने टेंजन की हैंडसम पर्सनालिटी और ताकत से जलन जताई क्योंकि वह खुद बदसूरत और बीमारी से ग्रसित था। उसने कहा कि जो भी उसकी प्यारी बहन को रुलाएगा वह उसे सजा देगा। ग्यूतारो ने अपने दो लाल हाशियों जैसे सिकल्स फेंके बूमरैंग की तरह। तभी इनोस्के और जेनित्सु भी आ पहुंचे और तांजीरो का साथ देने लगे। टेंजन ने महसूस किया कि ग्यूतारो बेहद ताकतवर है, अपनी बहन डकी से बिल्कुल अलग। ग्यूतारो ने ब्लड डीमन आर्ट से खून से बने ब्लेड्स छोड़े जिससे टेंजन को बचने के लिए बम फेंकने पड़े। टेंजन ने अपने बम डकी और ग्यूतारो की ओर फेंके जिससे पूरा घर उड़ गया लेकिन डकी ने अपने रेशमी धागों से खुद को बचा लिया। ग्यूतारो ने हमेशा हैंडसम और टैलेंटेड लोगों से नफरत की थी जैसे टेंजन, लेकिन टेंजन ने कहा कि वह जन्म से टैलेंटेड नहीं था। उसके 7 भाई बहन थे जो सभी तलवारबाज थे और युद्ध में मारे गए। तभी ग्यूतारो ने देखा कि टेंजन की सांसें तेज हो रही थी और उसे एहसास हुआ कि टेंजन उसके सिकल के जहर से जहरीली आ गया है। टेंजन ने मना किया लेकिन उसकी हालत बिगड़ रही थी। टेंजन ने दोबारा बम डकी की ओर फेंके और उसके बाद अपनी तलवार को उंगलियों से पकड़कर ग्यूतारो की ओर दूसरी तलवार फेंकी लेकिन ग्यूतारो ने उसे आसानी से रोक लिया। तभी इनोस्के, जेनित्सु और तांजीरो तीनों एक साथ टेंजन की मदद के लिए लड़ाई में कूद पड़े। जब टेंजन की पत्नियां गांव वालों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद कर रही थी तब ग्यूतारो ने तांजीरो और उसकी टीम को तुच्छ समझते हुए उनका मजाक उड़ाया। लेकिन टेंजन ने तुरंत जवाब दिया कि ये तीनों लड़के उसके स्टूडेंट हैं और एक बेहद प्रतिभाशाली हैं। टेंजन को अब यह स्पष्ट हो गया था कि ग्यूतारो और डाकी को हराने का एक ही तरीका है, दोनों की गर्दन एक साथ काटना। अचानक जेनित्सु बिजली की गति से आगे बढ़ा और डाकी को आकाश में उछाल दिया। इनोस्के ने तांजीरो से कहा कि वह टेंजन की मदद करे जबकि वो और जेनित्सु डाकी से निपटेंगे। जेनित्सु अभी भी नींद में था और इसलिए अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में था। तांजीरो को ग्यूटारो की भयावह आभा का आभास होते ही ठंड लग गई। बिना किसी चेतावनी के ग्यूतारो ने उस पर हमला किया लेकिन टेंजन ने समय रहते बीच में आकर तांजीरो को बचा लिया और दोबारा ग्यूतारो से भिड़ गया। उधर डाकी ने ऊपर से अपने धागों की बारिश शुरू कर दी जिससे लड़ाई और कठिन हो गई। उसके माथे पर एक और आंख उगाई थी और वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। वह दूर से लगातार हमले कर रही थी जिससे इनोस्के और जेनित्सु उसके पास नहीं पहुंच पा रहे थे। टेंजन को ग्यूटारो की कीट जैसी युद्ध शैली से जूझना पड़ रहा था। तांजीरो ने टेंजन को मदद देने के लिए डाकी के धागों को रोकने की कोशिश की लेकिन उसके कंधे की गहरी चोट से वह भी कमजोर हो रहा था। इसी बीच हिनुत्सारू छत पर आ गई और ग्यूतारो पर कूनी फेंकी। तांजीरो ने दोबारा दौड़कर टेंजन की मदद करने का फैसला किया। ग्यूतारो ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट का उपयोग करते हुए हाथों से 2 तेज तूफान छोड़े। टेंजन ने तंजीरो को बचाने के लिए उसे दूर फेंक दिया और खुद ग्यूतारो से भिड़ गया। टेंजन ग्यूटारो को छत पर हिनत्सुरु पर हमला करते देख चौंक गया लेकिन डाकी के धागों ने उसे अपनी पत्नी तक पहुंचने से रोक दिया। तांजीरो ने वाटर ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग को मिलाकर दौड़ते हुए हिनत्सुरु को बचा लिया। ग्यूतारो जैसे ही तांजीरो पर हमला करने वाला था टेंजन ने उसका ध्यान हटाया। दूसरी ओर इनोस्के और जेनित्सु डाकी से लड़ रहे थे। टेंजन की ग्यूतारो की गर्दन काटने की कोशिश को देखकर इनोस्के भी पागल होकर डाकी की गर्दन काटने दौड़ा। जेनित्सु ने कहा कि दोनों को बस उसके सिर वापस न जोड़ने देना है। तांजीरो और टेंजन ने ग्यूतारो की गर्दन काटने की कोशिश की लेकिन वह बच गया और टेंजन को जमीन पर फेंक दिया। इनोस्के ने डाकी का सिर काटा और उसे लेकर भाग गया लेकिन ग्यूटारो ने उसे छुरा घोंप दिया और डाकी का सिर वापस ले लिया। टेंजन अब हार चुका था और उसका एक हाथ भी कट चुका था। डाकी ने जेनित्सु और तांजीरो पर धागों से हमला किया और जिससे तांजीरो बेहोश हो गया। जब वह जागा तो देखा कि इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आग लगी हुई है। टेंजर, इनोस्के और जेनित्सु बेहोश पड़े हैं और ग्यूतारो व डाकी उसके सामने खड़े थे। ग्यूतारो ने तांजीरो का मजाक उड़ाया लेकिन तांजीरो ने हिम्मत दिखाई और ग्यूतारो को जबरदस्त हेडबट मारकर उसकी टांग में
जहर भरा खूनी चुबा दिया। इसके बाद उसने सन ब्रीदिंग से उसका गला काटने की कोशिश की। डाकी की गर्दन काटने के लिए जेनित्सु ने ठंडक लैप एंड फ्लैश का उपयोग किया, लेकिन गर्दन नहीं कटी। तभी इनोस्के आया और जेनित्सु की मदद से डाकी का सिर काट दिया। तांजीरो और टेंजन ने मिलकर ग्यूतारो का सिर काट दिया। दोनों सिर जमीन पर लुढ़क गए और एक दूसरे को देखते हुए चौंक गए। ग्यूतारो का शरीर फट गया और विस्फोट हुआ, लेकिन नेजुको ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट से विस्फोट को रोक दिया। नेजुको ने तांजीरो, इनोस्के और टेंजन को जहर से मुक्त किया। टेंजन की पत्नियां उसे मरते हुए देख रो रही थी, लेकिन नेजुको ने समय पर पहुंचकर उसे भी बचा लिया। तेंजिरो ने ग्यूतारो का खून इकट्ठा किया ताकि वो तमायो को भेज सके। ग्यूतारो और डाकी मरते समय एक दूसरे को कोस रहे थे, लेकिन तांजिरो ने ग्यूतारो का मुंह बंद कर दिया क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। ग्यूतारो को अपने बीती जीवन से याद आई, कैसे उसका जन्म एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की झुग्गियों में हुआ और कैसे उसकी बहन उमे डाकी के जन्म के बाद उसकी जिंदगी बदली। उमे के एक सामुराई की आग फोड़ देने के बाद जब उसे जला दिया गया तो ग्युतारो ने उस समुराई की हत्या कर दी। उसी दुख में ग्युतारो की मुलाकात अपर मुंटू डोमा से हुई, जिसने उसे और उसकी बहन को शैतान बना दिया। मरते वक्त ग्युतारो ने इच्छा जताई कि काश डाकी किसी अच्छे परिवार में पैदा हुई होती और एक नई जिंदगी उसे मिलती। अंत में मिस्ट हासिरा मूचिरो टोकिटो ने टेंजर पर तंज कसा कि एक अपर मून सिख से लड़ते हुए उसने हाथ गंवा दिए। टेंजर ने घोषणा की कि वह अब हासिरा नहीं रहेगा क्योंकि उसका शरीर अब पूरी तरह सक्षम नहीं है। उसे भरोसा था कि तांजीरो और उसके साथी एक दिन उससे भी आगे बढ़ेंगे और इस तरह एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की यह ऐतिहासिक लड़ाई समाप्त हुई और तांजीरो ने भगवान का धन्यवाद किया कि उसकी टीम में कोई नहीं मरा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए पीस आउट।